हाँ तो बच्चों शुरू करते हैं। रेखित अरेखित तथा कार्डियक या हृदय पेशियों में शरीर में स्थित कार्य और स्थान के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 8 है। रेखित अरेखित तथा कार्डियक कार्डियक को बच्चों हृदय भी कहते हैं। हृदय पेशियों में शरीर में स्थित कार्य और स्थान के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। पहली क्या है? रेखित पेशी। तो मैंने बच्चों इसका चित्र भी बनाया था मैंने। रेखित पेशी तो बच्चों रेखित पेशी किससे जुड़ी रहती है? ये अस्थियों से जुड़ी रहती है। अस्थियों से जुड़ी रहने के कारण से ये कहते हैं चिकनी पेशी भी कहते हैं। रेखित पेशी का दूसरा नाम है चिकनी पेशी। तो बच्चों तो ये कहाँ पाई जाती है? जैसे हमारे हाथ पैर, हाथ में या पैर की अस्थियों से जुड़ी पेशियां होती हैं। हाथ पैर की किससे? अस्थियों से जुड़ी पेशी होती है और ये बच्चों प्राणी के इच्छा अनुसार कार्य करती है और शरीर को गति प्रदान करती है। दूसरा है अरेखित पेशी। क्या है दूसरा? अरेखित पेशी। तो बच्चों ये अरेखित पेशी जो होती है ये आंतरिक अंगों में पाई जाती है। आंतरिक अंग का मतलब जैसे आहार नाल, आंतरिक अंग में होता हमारा, है ना? और मूत्रवाहिनी, हाँ चलो बेटा पहले से देख लेंगे। रेखित पेशी ये अस्थियों से जुड़ी होती है, जैसे हाथ और पैर की अस्थि से जुड़ी पेशियां ये प्राणी की इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। कौन सी? रेखित पेशी, जैसे ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। और ये शरीर को गति प्रदान करती हैं। रेखित पेशी अस्थियों से लगी रहती हैं, ये इसी कारण से चिकनी पेशी भी कहते हैं। तो ये हमारे हाथ और पैर की अस्थियों में पाई जाती है। तो बच्चों ये क्या करती है? शरीर को गति प्रदान करती है। अब दूसरी क्या बताया मैंने? अरैखिक पेशी या इसे अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। तो ये हमारे शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाती है
तो जैसे बच्चों आहार नाल, मूत्रवाहिनी, श्वास नाल और रुधिर वाहिनियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? रुधिर वाहिनी, रुधिर वाहिनियों में ये पाई जाती है। और बच्चों इन पेशियों पर प्राणियों की इच्छा शक्ति के अनुसार नियंत्रण होता है, इच्छा शक्ति का नियंत्रण होता है। और पेशियां स्वतः आंतरिक अंगों की गति को नियंत्रित करती हैं। अब तीसरा क्या है? कार्डियक या हृदय पेशी। कार्डियक या हृदय पेशी। तो बच्चों ये पेशियां हृदय की भित्ति में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है? हृदय की भित्ति में ये पाई जाती हैं। और इनमें संकुचन और शिथिलन के फलस्वरूप हृदय स्पंदन होता है। किसके फलस्वरूप? संकुचन और शिथिलन के फलस्वरूप। संकुचन और शिथिलन के फलस्वरूप क्या होता है? इनमें हृदय स्पंदन होता है और रुधिर का शरीर के विभिन्न अंगों में प्रवाह बना रहता है। अब बच्चों प्रश्न नंबर 9 है, न्यूरॉन का एक चिन्हित नामांकित चित्र बनाइए। इसका न्यूरॉन, न्यूरॉन को तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। न्यूरॉन का एक चिन्हित या इसे नामांकित भी कह सकते हैं, नामांकित चित्र बनाइए। और ये है पिंडक और ये है कोशिकाकाय।
और ये है एक्सान, और ये है तंत्रिका का अंतिम सिरा। इसकी संरचना है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। तो बच्चों ये तंत्रिका कोशिका क्या करती है, इसमें खाली संदर्भ बनाने के लिए, लेकिन इसके बारे में आना चाहिए। तो बच्चों तंत्रिका कोशिका क्या करती है, उद्दीपनों को, बाह्य उद्दीपनों को द्रुत गति से, बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करके द्रुत गति से विद्युत आवेग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। उद्दीपनों को या सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना होता है। इसका कार्य तंत्रिका कोशिका का कार्य। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के नाम लिखें। पहला है ऊतक जो मुंह के भीतरी अस्तर का निर्माण करता है। क्या है? जो ऊतक जो मुंह के भीतरी अस्तर का निर्माण करता है, तो उसका नाम है बच्चों सल्की एपिथेलियम। क्या है उसका नाम? सल्की एपिथेलियम। सल्की एपिथेलियम। अब ख वाला है इसमें, इसका ख, प्रश्न संख्या 10 का ख है, ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है। पेशियों से अस्थि को जोड़ता है कंडरा, उसका नाम होता है क्या? कंडरा। और ग है इसमें, ऊतक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है, तो उसका नाम है फ्लोएम। पहले भी बता रखा मैंने आप लोगों को, भोजन का संवहन क्या करता है? फ्लोएम। घ है तरल आधात्री सहित संयोजी ऊतक, तो बच्चों यह होता है रुधिर। क्या होता है? रुधिर। नौ है मस्तिष्क में स्थित ऊतक, तो उस ऊतक का नाम जो भी आपने बना रखा वही है तंत्रिका ऊतक, या इसे न्यूरॉन भी कहते हैं। मस्तिष्क में स्थित ऊतक का नाम क्या है? तंत्रिका ऊतक। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में ऊतक के प्रकार की पहचान कीजिए। त्वचा, पौधे का बलकुट, अस्थि, वृक्की नलिका अस्तर, संवहन मंडल। तो पहला क्या था? त्वचा। क्या है? त्वचा। त्वचा बच्चों इसका निर्माण होता है स्तरित सल्की एपिथेलियम से। इससे होता है स्तरित सल्की एपिथेलियम। सल्की एपिथेलियम। अब दूसरा है इसमें पौधे का बलकुट। पौधे का बलकुट, तो बच्चों पौधे का बलकुट, इसका निर्माण होता है सरल स्थायी ऊतक पैरेन्काइमा। सरल स्थायी ऊतक, उस ऊतक का नाम है पैरेन्काइमा। क्या है उस ऊतक का नाम? पैरेन्काइमा। और तीसरा है अस्थि। अस्थि, तीसरा क्या है? अस्थि। बच्चों इसका निर्माण होता है संयोजी कंकाली ऊतक से। संयोजी कंकाली ऊतक। और चौथा है बच्चों वृक्कीय नालिका अस्तर। वृक्कीय नलिका अस्तर।
तो उसका निर्माण होता है घनाकार एपिथेलियम से। इससे होता है घनाकार एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम से। अब अगला है संवहन मंडल। अगला पांचवा संवहन मंडल। तो ये क्या होता है? जटिल ऊतक। इसके अंदर आते हैं जटिल ऊतक, क्या है फिर? जाइलम व जाइलम व पहले बता रखा मैंने। जाइलम क्या करता है? जड़ से जल व खनिज लवण को अवशोषित करके पौधे के शीर्ष भाग तक पहुंचाता है। और फ्लोएम क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बना हुआ कार्बनिक भोज्य पदार्थ पौधे के विभिन्न भागों को भेजने का कार्य करता है। अब बच्चों अगला है पैरेन्काइमा ऊतक किस क्षेत्र में स्थित होते हैं? क्या है प्रश्न? पैरेन्काइमा ऊतक किस क्षेत्र में होते हैं? किस क्षेत्र में होते हैं? तो ध्यान देंगे आप लोग। पैरेन्काइमा को मृदुतक भी कहते हैं। तो बच्चों ये मुख्यतः आधारी पैकिंग का निर्माण करते हैं और जड़ तथा तने का बलकुट, जड़ तथा तने का बलकुट या कार्टेक्स तथा मज्जा और पत्ती का मिसोफिल। क्या क्या बताया मैंने? जड़ तथा तने का बलकुट या उसे कार्टेक्स भी कहते हैं, तथा मज्जा, पिथ, पिथ मतलब केंद्र का स्थान हो गया ये, और पत्ती का मिसोफिल यानी पर्ण मध्योतक पैरेन्काइमा से बनता है। तो बच्चों क्या करता है? यह जल तथा भोजन का संचय करता है। क्या करता है ये? जल तथा भोजन का संचय करता है। पर्णहरित की उपस्थिति के कारण यह भोजन निर्माण का कार्य करता है। किसकी उपस्थिति के कारण? पर्णहरित की उपस्थिति के कारण यह भोजन का निर्माण का कार्य करता है। इसलिए इसे क्लोरेन्काइमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा भी इसे कहते हैं। और जब अंतराकोशिकीय अवकाश के स्थान पर बड़ी गुहिकाएं पाई जाती हैं, जब अंतराकोशिकीय अवकाश के स्थान पर बड़ी गुहिकाएं पाई जाती हैं तो इसे एरेनकाइमा भी कहते हैं। एरेनकाइमा भी कहते हैं। इसी एरेनकाइमा के कारण ये पौधे तैरने में सहायक होते हैं। इसमें सहायक होते हैं, तैरने में सहायक होते हैं। अब इसमें बच्चों पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है? अगला क्वेश्चन है पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है? पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है? इस क्वेश्चन को आप समझेंगे तो बच्चों एपिडर्मिस का मतलब क्या है? बाह्य त्वचा। सबसे बाहर की जो त्वचा होती है पौधों में वो एपिडर्मिस कहलाती है। और जड़ में इसे मूलीय त्वचा कहते हैं। क्या कहते हैं जड़ में इसे? मूलीय त्वचा। मूलीय त्वचा कहते हैं इसे। किसमें? जड़ में। जड़ में इसे मूलीय त्वचा कहते हैं। और इससे मूल रोम निकले रहते हैं। और मूल रोम क्या करते हैं? ये जल के अवशोषण का कार्य करते हैं। अवशोषण का मतलब अपनी ओर खींचने का कार्य करते हैं। इनमें स्थान स्थान पर रंध्र पाए जाते हैं और बाह्य त्वचा रक्षात्मक आवरण होता है। जो बाह्य त्वचा होती है एपिडर्मिस होती है, ये क्या होती है? पौधे के लिए रक्षात्मक आवरण का कार्य करती है।
और यह पौधे के आंतरिक ऊतकों की सुरक्षा करता है और यांत्रिक आघात तथा रोगाणु से पौधों की रक्षा करता है। तो बच्चों, रंध्रों द्वारा गैसों, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है और वाष्पोत्सर्जन उपचर्म तथा रंध्रों द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन उपचर्म तथा रंध्रों द्वारा होता है। अब वाष्पोत्सर्जन मैंने बताया था क्या है? पौधे के वायवीय भाग से होने वाली जल हानि को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो बच्चों, कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को? आ रहा है समझ में?